हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को विलियम शेक्सपियर की कंप्लीट बायोग्राफी के बारे में बताऊंगा। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि विलियम शेक्सपियर के जन्म से लेकर उनके एंड तक उनकी लाइफ में क्या-क्या इम्पोर्टेंट हुआ, और इससे यकीनन आपको एग्जाम में विलियम शेक्सपियर पर आपकी जो पकड़ है ना, वो बहुत मजबूत हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप सबको नाम पता है, इनका नाम विलियम शेक्सपियर है। इनका जो बर्थ प्लेस है, देखिए शेक्सपियर एक ऐसा पोइट है, एक ऐसा पर्सन है जिसकी एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। इसका जो बर्थ था वो स्टैटफोर्ड एट एवोन में हुआ था, और ये कहाँ पर था? वारविकशायर और इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 23 अप्रैल 1564 है। उस दिन कौन सा दिन है? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उस दिन सेंट जॉर्ज डे था। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने एक जगह पढ़ा है कि ये वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया गया, उस दिन कौन सा दिन था? सेंट जॉर्ज डे था। इनके फादर का क्या नाम है? इनके फादर का नाम है जॉन शेक्सपियर। ये एक ग्लोवर थे। कहीं कहीं पर इन्हें विटेवर भी लिखा जाता है। विटेवर मतलब ग्लोवर या विटेवर वो होते हैं जो कि व्हाइट या सॉफ्ट लेदर के अंदर काम करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन जैसा भी आए आपको एक एक चीज को प्रिपेयर करना है। शेक्सपियर पर आपको कुछ भी मिस नहीं करना है। इनकी मदर का क्या नाम था? इनकी मदर का नाम मैरी आर्डन था। आपको ये याद करना है। इनका जो स्कूल था वो किंग्स न्यू स्कूल था। देखिए, शेक्सपियर पर कुछ भी पूछा जा सकता है। मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को एंड तक देखिए, आपका एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा। ये जो किंग्स न्यू स्कूल था, ये एक लोकल ग्रामर स्कूल था जो कि गाइल्ड हॉल में था, जो कि चर्च स्ट्रीट के अंदर है। यानी कि चर्च स्ट्रीट में गिल्ड हॉल के अंदर एक लोकल ग्रामर स्कूल है जिसका नाम है किंग्स न्यू स्कूल, और इस न्यू स्कूल के अंदर शेक्सपियर की एजुकेशन हुई थी। लेकिन अब हमें यहाँ पर ये बात भी याद रखनी है, क्योंकि इनकी एजुकेशन एक ग्रामर स्कूल में हुई है। तो जो बेन जॉनसन ने शेक्सपियर पर एक कोट कहा था, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये वाला क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बेन जॉनसन का क्या कोट था? स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। तो अब आपको यहाँ से ये बात याद रखनी, क्योंकि उनकी एजुकेशन जो थी वो तो किंग्स न्यू स्कूल लोकल ग्रामर स्कूल में हुई थी, इसलिए बेन जॉनसन का ये कोट गलत है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी वाइफ की। जैसा कि आप सब जानते हैं, इनकी वाइफ का नाम था एन हैथवे। एन हैथवे जो थी, उन्हें उनकी फादर की विल में एनेस नाम से कहा गया था। AGNES, एनीस। इसकी प्रोनाउंसिएशन एनीस हो जाएगी। एनीस नाम से उनके फादर की विल में उनको कहा गया था। जब शेक्सपियर की एज थी 18 ईयर और उनकी एज थी 26 ईयर, उस टाइम शेक्सपियर और एन की जो मैरिज थी वो हुई थी 1582 में। 1582 में कब हुई थी? जब शेक्सपियर की एज थी 18 ईयर और इनकी वाइफ एन हैथवे की एज थी 26 ईयर। तो याद रखिए, हर एक चीज शेक्सपियर की इंपॉर्टेंट है। अब इसी वक्त मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। शेक्सपियर का सोनेट है, सोनेट 145, जिसके अंदर इस उनकी जो वाइफ का पूरा नाम है एन हैथवे। हैथवे के ऊपर एक पन यूज किया गया, यानी कि सोनेट 145 शेक्सपियर का एक ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है। अब इनके बच्चों की बात करते हैं। इनकी बड़ी बेटी का नाम था सुसाना, जिसका जन्म हुआ था मई 1583 में, और इसकी डेथ हुई थी 1649 में। 66 ईयर की एज में इसकी डेथ हुई थी। दूसरे इनके दो जुड़वा बच्चे हुए थे जिनका नाम था जूडिथ और हेमनेट। अब ये नाम आपको याद रखना है, हेमनेट। इनका जो जन्म हुआ था फरवरी 1585 में हुआ था। अब देखिए, हेमलेट तो 11 साल की एज में ही मर गया था, और क्यों मरा था इस कारण का हमें कोई पता नहीं है कि हेमलेट की डेथ क्यों हुई थी। हाँ, जो जूडिथ थी वो 64, उसकी एज थी जब 77 ईयर की, तो वो 1649 में उसकी डेथ होती है। अब हेमलेट को हमें क्यों याद करना है, या इससे मिलता जुलता क्या आप याद करेंगे? सिगमंड फ्रायड नाम के एक बहुत बड़े
साइको एनालिसिस वाले वैज्ञानिक हुए हैं, साइको एनालिटिकल वैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा काम किया सिगमंड फ्रायड का। इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, जो कि उन्होंने 1900 में लिखा था। इस इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स के अंदर उन्होंने लिखा था, इट इज नोन टू दैट शेक्सपियर्स ओवन सन हु डाइड एट एन अर्ली एज बोर द नेम ऑफ हेमलेट विच इज आइडेंटिकल विद हेमलेट। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिगमंड फ्रायड के अकॉर्डिंगली हैमलेट जो है वो अब हैमलेट हैमलेट प्ले के अंदर अपनी मदर को क्यों नहीं मार पाता है, तो इसका जो रीजन सिगमंड फ्रायड देते हैं वो कहते हैं कि 11 साल की एज के अंदर उनकी जल्दी उसी टाइम डेथ हुई थी जिस टाइम शेक्सपियर ने ये वर्क लिखा था हैमलेट। अब आपको ये क्लियर होगा, आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे टफ क्वेश्चन ही आते हैं। ये सब क्वेश्चन एनटीए नेट लेवल एग्जाम्स के हैं। और इसी वक्त एक बात और याद रखनी है, मैगी ओ फारेल नाम की एक नॉवलिस्ट है, इन्होंने 2020 में ही एक नॉवल लिखा है जिसका नाम है हैमलेट। तो यहां से देखिए आपको एक एक चीज जो है ना बिल्कुल प्योर गोल्ड है। इसके बाद में हम बात करते हैं लोस्ट ईयर्स। ये टर्म दी जाती है 1585 से 1592, यानी कि 7 साल। इन 7 सालों के अंदर शेक्सपियर ने क्या किया इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। 1585 में उसके बच्चों का नामकरण हुआ था और वो लंदन में 1592 में आया था। बीच के 7 साल कहाँ गए, इन 7 सालों के बारे में बहुत कहानियां चलती हैं। एक जो बहुत ही फेमस कहानी है वो ये कहानी है कि शेक्सपियर ने स्ट्रैटफोर्ड के बाहर एक जगह है चार्ले कोर्ट, यहाँ पर सर थॉमस लूसी की एक स्टेट थी। वहां पर शेक्सपियर एक बार हिरन को मारते हुए पकड़ा गया था, इसलिए पनिशमेंट से बचने के लिए उसने स्ट्रैटफोर्ड छोड़ दिया। एक कहानी तो ये चलती है। अब आप सोचोगे ये तो एक कहानी है, तो नहीं साहब। निकोलस रोव, जो कि शेक्सपियर के वर्क के फर्स्ट मॉडर्न एडिटर माने जाते हैं, निकोलस रोव ने अपने वर्क लाइफ ऑफ द बार्ड के अंदर ये कहानी हमें बताई है। उनका पूरा वर्क का नाम था द वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। 1709 में लिखा हुआ ये वर्क 6 वॉल्यूम का वर्क है। इस इस वर्क के अंदर उन्होंने ये बताया है, जो ये कहानी मैंने आपको बताई है, कि इस तरह से शेक्सपियर सर थॉमस लूसी की स्टेट के बाहर में डियर पोर्चिंग में पकड़े गए थे। इसी तरह से 2007 में एक वर्क लिखा गया जिसका नाम है शेक्सपियर्स वाइफ, जिसे लिखा था जर्मेन ग्रीयर ने। इसमें उन्होंने ये लिखा था कि जो एन हैथवे थी ना, उन्होंने अपने बॉय हस्बैंड को लंदन में पैसा कमाने के लिए भेजा। तो ये जो दो बातें हैं ये हमारे सामने आती। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। इनका जो प्रोफेशन था, ये एक्टर, प्लेराइट और पोइट तीनों काम करते थे। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एज एन एक्टर। तो शेक्सपियर एक तो द गोस्ट हैमलेट के अंदर जो उसके फादर का गोस्ट था, भूत था, उसका किरदार निभाया करते थे। ये बात आपको क्लियर हो गई है। अब दूसरी बात आती है, बेन जॉनसन की दो बहुत ही फेमस वर्क है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर और एक उनका वर्क है सेजानस हिज फॉल। इन दो वर्क के अंदर शेक्सपियर ने भी काम किया था। अब आपको ये बताना है, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि इन दोनों वर्क में शेक्सपियर ने किस किरदार को निभाया था। यानी कि शेक्सपियर ने एवरी मैन इन हिज ह्यूमर और सेजानस हिज फॉल के अंदर शेक्सपियर का करेक्टर कौन सा था। जैसे मैंने आपको बताया कि हैमलेट में उन्होंने द गोस्ट का करेक्टर निभाया था। अच्छा, अब हम देखते हैं कि उन्होंने अधिकतर अपने प्लेस लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन नाम के एक कंपनी के लिए लिखे थे। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के टाइम में इस कंपनी का नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। इसके बाद में जब जेम्स फर्स्ट राजा बनते हैं, तब इसी कंपनी का नाम बन जाता है किंग्समैन। क्या बन जाता है? किंग्समैन। जी हाँ दोस्तों, तब इसका नाम बन जाता है किंग्समैन। और इसके अलावा
1599 में ग्लोब थिएटर के बारे में एक बात याद रखिए। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, ए थिएटर बिल्ट बाय एक्टर्स फॉर एक्टर्स। ये लाइन किसके थिएटर के बारे में है? तो ये लाइन ग्लोब थिएटर के बारे में है। और इसको किसने बनाया था? क्योंकि 1599 में कंपनी का क्या नाम था? लॉर्ड चैम्बरलेंसमैन। जी हाँ दोस्तों, तब हमें ये याद रखना है कि ग्लोब थिएटर को लॉर्ड चैम्बरलेंसमैन ने बनवाया था। और शेक्सपियर ने इसका जिक्र भी किया है, दिस वुडन ओ। ये हेनरी फिफ्थ के अंदर उन्होंने एक लाइन बोली है, दिस वुडन ओ। इस तरह से उन्होंने इसका जिक्र किया है। इसके बाद में एक बात हमें और याद रखनी है कि 29 जून 1613 को 29 जून 1613 को ये जो ग्लोब थिएटर था इसके अंदर आग लग जाती है और ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, ये ग्लोब थिएटर आग लगने से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि उस समय कौन सा प्ले चल रहा था? हेनरी 8 के अंदर, जब हेनरी 8 के अंदर एक तोप चलाई जाती है और उस तोप से ग्लोब थिएटर के अंदर आग लग जाती है और उसके बाद में इसको हैंड टू हैंड 1 साल के अंदर इसको रीबिल्ड कर लिया जाता है। तो उस समय ऑल इज ट्रू के नाम से जो हेनरी 8 का जो एक एक्ट है, जो एक फेमस सीन है वो चल रहा है, ऑल इज ट्रू। और इस तरह से हमारे सामने ये जो प्ले है वो हमें याद रखने वाला बन जाता है। और इसके बाद में इसी ग्लोब थिएटर को 1997 में इसका एक मॉडर्न रिकंस्ट्रक्शन किया गया। जी हाँ दोस्तों, इस थिएटर को बाद में 1997 में दोबारा बनाया गया। शेक्सपियर का शेयर इस ग्लोब थिएटर के अंदर कितना था? तो देखिए, टाइम टू टाइम ये वेरी करता रहा। कभी 1/4 से लेकर पूरा शेक्सपियर का था, होल था, और कभी 1/10 तक आया। जैसे जैसे इन्वेस्टर्स इसको खरीदते और बेचते रहे, वैसे वैसे इसके अंदर शेक्सपियर का जो परसेंटेज था वो वेरी करता रहा। इसके बाद में एक बात हमें याद रखनी है कि शेक्सपियर के जो सोनेट थे उसका फर्स्ट एडिशन आया था 1609 में और इसे छापने वाले थे प्रिंटर थॉमस। जी हाँ दोस्तों, याद रखना है, इसको छापने वाले कौन थे? प्रिंटर थॉमस थॉर्पे थे, सॉरी। और इसे किसको डेडिकेट किया गया था? इसे डेडिकेट किया गया था एनिग्मेटिक मिस्टर WH को। अब ये मिस्टर जो WH है ये कौन है? तो हमें याद रखना है कि मिस्टर WH नाम से हमारे सामने कई पर्सन आएंगे। पहले आते हैं विलियम हर्बर्ट, जो कि थर्ड अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक हैं, या दूसरे हमारे सामने आते हैं हेनरी रिजली, जो कि थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन है, या हमारे सामने आते हैं विलियम हॉल, जो कि एक स्टेशनर है। तो हमारे सामने ये 3 कैरेक्टर आते हैं और हमें इन 3 कैरेक्टर्स का नाम भी याद करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल याद करना पड़ेगा, विलियम हर्बर्ट। बस WH हमें याद करना है, विलियम हर्बर्ट हो, चाहे वो हेनरी रिजली हो, और चाहे वो विलियम हॉल हो। ये 3 नाम हमें याद रख लेने हैं। और ये तीनों जो नाम थे, इन तीनों मिस्टर WH के नाम से शेक्सपियर के सोनेट का फर्स्ट एडिशन डेडिकेटेड था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनका जो फर्स्ट फोलियो है, जो कि 1623 में आया था, और इसका पूरा नाम था द कॉमेरेटिव वॉल्यूम मिस्टर विलियम शेक्सपियर कॉमेडी हिस्ट्री एंड ट्रेजेडी। ये जो इसको असेंबल करने वाले थे जॉन हेमिंग और हेनरी कॉन्डल। और ये बात हमें यहाँ याद रखनी है कि शेक्सपियर ने टोटल 37 प्ले लिखे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको अच्छे से पता होगा शेक्सपियर ने 37 प्लेस लिखे हैं, लेकिन जो फर्स्ट फोलियो था उसके अंदर 36 प्ले हैं। कौन सा प्ले उसके अंदर नहीं है? तो पेरिक्लिस नाम का जो प्ले है वो इसके अंदर ऐड नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर पेरिक्लिस नहीं है। नेक्स्ट आता है, शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे हैं, आपको अच्छे से पता है। उन्होंने 2 इपिक पोएम्स लिखी है, वीनस एंड एडोनिस, और दूसरी का नाम है लुक्रेसी। एक उन्होंने नरेटिव पोएम लिखी है, ए लवर्स कंप्लेंट, और एक उन्होंने एलिगोरिकल पोएम लिखी है, द फिनिक्स एंड द टर्टल। इसके अलावा द पैशनेट पिलग्रिम के नाम से एक 20 पोएम्स का कलेक्शन है, जिसे पब्लिश करवाया था विलियम जागड़ ने। और कब करवाया था? 1599 में। इसे भी शेक्सपियर को एट्रीब्यूट किया जाता है, यानी कि ये कहा जाता है कि ये जो द पैशनेट पिलग्रिम है, ये पोएम्स भी विलियम शेक्सपियर ने लिखी हैं। इसके अलावा जॉन फ्लेचर के साथ कोलैबोरेट कर शायद उन्होंने एक वर्क लिखा है, टू नोबल किंग्समैन।
तो ये हमारे कुछ इसके वर्क हुए। अब हम बात करते हैं इनके लॉस्ट प्लेस की। तो कुछ ऐसे वर्क हैं जो ऐसा कहा जाता है कि शेक्सपियर ने लिखे थे लेकिन अब हमें वो मिल नहीं रहे हैं। तो एक प्ले है कार्डेनियो और एक है लव्स लेबर्स वॉन। जी हाँ दोस्तों, तो कार्डेनियो जो प्ले है ये ऐसा कहा जाता है कि शेक्सपियर और फ्लेचर ने मिलकर लिखा था। और ये प्ले किस पर बेस्ड है? देखिए, शेक्सपियर के बारे में कोई रिस्क नहीं लेने का, कोई भी जगह से शेक्सपियर को पूछ सकते हैं। कार्वेंटिस का एक नॉवल है डॉन कीहोते। इस डॉन कीहोते नॉवल के एक एपिसोड पर शायद ये वर्क बेस्ड था। और इसी तरह से लुइस थियोबाल्ड ने एक वर्क लिखा था डबल फाल्सूड या द डेस्ट्रेस लवर। ऐसा कहा जाता है कि ये जो वर्क है ये भी कार्डेनियो वर्क का ही एक अडेप्टेशन है। दो बातें होगी सर। इसके अलावा कुछ और वर्क हैं जो कि शेक्सपियर को एट्रीब्यूट किए जाते हैं या ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर ने उन राइटर्स के साथ कोलैबोरेट करके ये वर्क लिखे थे, जिनमें से है द लंदन प्रोडिगल, थॉमस लॉर्ड कार्नवल, सर जॉन ओल्ड कैसल, द प्यूरिटन विडो, ए यॉर्कशायर ट्रेजेडी, लॉक्राइन, Lycidaris, आर्डेन ऑफ फरेशा और सो ऑन। ऐसे बहुत सारे प्लेस है जिनके बारे में कहा जाता है शायद शेक्सपियर ने ये लिखा है। इनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1616 को। और ये जो 2016 ईयर था तब शेक्सपियर की डेथ की 400 एनिवर्सरी मनाई गई थी। और इसी तरह से उसी समय एक और भी बहुत फेमस राइटर हुए थे, बिगोल दी कार्वेंटिस। इनकी भी डेथ 1616 को हुई थी, इसलिए उस साल उनकी भी 1400 एनिवर्सरी थी। इनकी जो इनको कहाँ बरी किया गया, इनको दफनाया गया है चांसेल ऑफ होली ट्रिनिटी में। ये एवोन एवोन एक नदी का नाम है, मैंने आपको बताया। ये एवोन के साइड में एक चर्च है। और इनकी ग्रेवस्टोन पर क्या लिखा हुआ है? तो देखिए, ये जो है ये उस टाइम की इंग्लिश है और ये नॉर्मल इंग्लिश है। गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉरबियर टू डिग द डस्ट एनक्लोज्ड हियर, Blessed be the man that spares these stones and cursed be he that moves my bones। तो ये जो लाइन्स हैं ये शेक्सपियर के इस पर लिखी गई हैं। आपको ये लाइन थोड़ा सा आपके माइंड में होनी चाहिए। ये एपिथेट है शेक्सपियर का। जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, शेक्सपियर पर हमें कुछ भी मिस नहीं करना है। कुछ शेक्सपियर की अब हम बात करते हैं। कुछ लोग जिन्होंने शेक्सपियर को कंडम किया और कुछ जिन्होंने उसकी प्रेस की थी। सबसे बड़ा नाम आता है रॉबर्ट ग्रीन का। उनका एक वर्क है ग्रोथ ब्रेथ ऑफ विट, 1592 में लिखा हुआ ये वर्क है। ये एक पम्फलेट है जिसमें उन्होंने शेक्सपियर को एक अपस्ट्रेट क्रो कहा है। वो कहते हैं कि अपस्ट्रेट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स, with that with his tiger heart trapped in a player's hide, suppose he is as well able to bombast out a blank verse as the best of you, and being an absolute John's factotum is in his own conceit the only shakes in a country। अब यहाँ पे कुछ बहुत सारी बातें मुझे आपको बतानी है कि ये क्या है और क्या नहीं है। थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा, तभी आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। पहली लाइन ये बोलता है एन अपस्ट्रेट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स। ये तो सारे को ही बात पता होगी कि शेक्सपियर को अपस्ट्रेट क्रो क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो एक प्लेगरिस्ट थे। उन्होंने जितने भी वर्क लिखे लगभग सभी वर्क दूसरों से कॉपी कर लिखे थे। टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हिट, ये जो लाइन है हेनरी सिक्स का पार्ट थर्ड के अंदर ये लाइन जो है ये मार्गेट ऑफ एंजो बोलती है। ये लाइन इस तरह से बोली गई थी, ए टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन ए वुमन्स हाइट। इसको थोड़ा सा चेंज कर इन्होंने बना दिया टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन ए प्लेयर्स हाइट। इसके बाद इन्होंने बोला है एन एब्सोलेट जोनेस फैक्टोटम, ए जोनी डू इट ऑल या ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड। ये ऐसा ये लाइन इसलिए कही गई थी क्योंकि शेक्सपियर एक एक्टर भी थे और एक प्ले राइट भी थे। ग्रोथ ग्रोथ जो था, जो इस टाइटल है इसके अंदर ग्रोथ का मीन्स होता है एक बहुत ही कम कीमत का सिक्का, जैसे 25 पैसे या 10 पैसे का सिक्का उसे हम ग्रोथ कहते हैं।
सैमुअल जॉनसन ने कहा था, शेक्सपियर नेवर हैड 6 लाइन टुगेदर विदाउट अ फॉल्ट। शेक्सपियर बिना गलती के 6 लाइनें भी नहीं लिख सकता है। परहैप्स यू मे फाइंड 7, हो सकता है शायद आपको 7 मिली हो, बट दिस डज नॉट रिफ्यूट माई जनरल असर्टेशन। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो बात मैंने कही है वो बात बिल्कुल गलत है, यानी कि शेक्सपियर बिना गलती के 6 लाइनें भी नहीं लिख सकता है। हॉरेस वाल्पोन ने कहा था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियसेस दैट एवर एग्जिस्टेड, शेक्सपियर अनडाउटली वांटेड टेस्ट। हॉरेस वाल्पोल ने कहा था कि शेक्सपियर हर समय का एक ग्रेटेस्ट जीनियस है और वो टेस्ट चाहता था। लियो टॉलस्टॉय ने कहा था, द अनडिस्प्यूटेड फेम एंजॉयड बाय शेक्सपियर एज ए राइटर इज एवरी अदर लाइक ए ग्रेट इविल। लियो टॉलस्टॉय ये कहते हैं कि शेक्सपियर ने एज ए राइटर जो उनकी बहुत ज्यादा प्रसिद्धि है वो हर एक झूठ की तरह बहुत ही ज्यादा खराब है। चार्ल्स डार्विन ने कहा था, आई हैव ट्राइड लेटली टू रीड शेक्सपियर, मैंने काफी समय तक शेक्सपियर पढ़ने की कोशिश की थी, एंड फाउंड इट सो intolerably dull that it nauseated me। ये इतना ज्यादा बोरिंग था कि मुझे इससे नींद आ गई। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, with the single exception of Homer there is no eminent writer, not even Sir Walter Scott, whom I can despise so entirely as I despise Shakespeare when I measure my mind against his। वो कहते हैं कि इस दुनिया में होमर से ज्यादा बड़ा कोई महान राइटर ही नहीं हुआ है, ना यहाँ तक कि सर वाल्टर स्कॉट भी नहीं हुए हैं, जिनका मैं कह सकता हूं कि सर वाल्टर स्कॉट होमर की तरह महान नहीं है, जिस तरह शेक्सपियर भी उसकी तरह महान नहीं है। जब मैं अपने दिमाग में उनकी तुलना करता हूं तो मैं देखता हूं कि होमर सबसे महान राइटर है। अब कुछ उनके बहुत बड़े एडमायरर भी हैं, जिनमें पहला नाम आता है बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने ये कहा था, टू द मेमोरी ऑफ माई बिलवेड मास्टर विलियम शेक्सपियर एंड व्हाट ही हैड लेफ्ट अस। उन्होंने ये कहा था, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। वो एक युग के नहीं बल्कि सभी युगों के एक महान प्ले राइट थे। जॉन मिल्टन ने एल अल्गैरो में कहा था, आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड वार्बल हिज नेटिव वुड नॉट स्वाइट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये याद कर लीजिए। जॉन ड्राइडन ने अपने एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी में कहा था, टू बिगिन देन विद शेक्सपियर, ही वाज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट पोइट्स हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। अगर हम शेक्सपियर की बात करते हैं तो जितने भी महान आधुनिक और प्राचीन कवि हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा बड़ी और सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव उनकी सोच थी। तो इस तरह माय डियर फ्रेंड्स, ये शेक्सपियर का मेरी तरफ से कंप्लीट बायोग्राफी है, ये मेरा ट्रिब्यूट है। कल उनकी डेथ एनिवर्सरी थी, तो वीडियो तो मैंने कल तैयार किया था लेकिन अपलोड आज कर पाया हूं। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी नॉलेज इंक्रीज कर सके, और इस तरह आप नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। जय हिंद, भारत माता की जय।